तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एंट्रिक फीवर। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका लिटरल मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। एंट्रिक फीवर, एंटीरॉन का मतलब गट, दैट इज इंटेस्टीन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंट्रिक फीवर एंटीरॉन से लिया गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गट फीवर या इंटेस्टाइनल फीवर। इसका मतलब जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग फीको ओरल रूट से अपने गट में ले लेंगे, फिर वो इंटेस्टीन में जाएगा, वहां पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पहले लोकल इन्फ्लेमेशन, फिर यही आपका बैक्टीरिया बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टिसीमिया, और जनरलाइज फीचर भी आएंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंट्रिक फीवर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन। एक बार इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया ब्लड में रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी जनरल सिम्टम आएंगे। एंट्रिक फीवर इज बेटर टर्म एज कंपेयर टू टाइफॉइड, क्योंकि एंट्रिक फीवर एक आपका ग्रॉस टर्म है और आपका ब्रॉड टर्म है, जो टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर दोनों को कवर करता है। ठीक है, टाइफॉइड इज ऑल्सो एंट्रिक फीवर, लेकिन एंट्रिक फीवर आपका पैराटाइफॉइड फीवर भी हो सकता है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, एंट्रिक फीवर जिसको हम लोग टाइफॉइड बोल देते हैं, लेकिन ये आपका टाइफॉइड फीवर हो सकता है। और एक इसका थोड़ा सा कम सीवियर फॉर्म होता है, जिसको आप कहते हो पैराटाइफॉइड फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर। सो सिंपल। टाइफॉइड फीवर की बात किया जाए तो इसके लिए भी साल्मोनेला रिस्पॉन्सिबल है, साल्मोनेला, जिसको हम लोग कहते हैं टाइफी। जो इसकी स्पेसीज है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, साल्मोनेला पैराटाइफी। टू सिंपल। ये पैराटाइफी ए एंड बी टाइप के, दो टाइप के होते हैं। ये दोनों आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम, जैसे इकोलाई होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसी टाइप से ये भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए कैसे फैलते हैं ये, फीको ओरल रूट से। अब फीको ओरल रूट की बात करते हैं, मतलब फीसेस से ओरल रूट पे। फीसेस कंटामिनेट करेंगी आपके फूड और वाटर को। तो यहाँ पे आया कहाँ से ये वाटर में, फीसेस के थ्रू। किसके फीसेस के थ्रू, जो पेशेंट हैं उनके और जो कैरियर हैं उनके। तो कुछ लोग टाइफॉइड के कैरियर रहते हैं। अगर ये कैरियर्स आपके फूड हैंडलर्स हो, मेस में काम करें, आपको टिफिन प्रोवाइड करें, तो ज्यादातर चांस है कि इनके थ्रू आपको टाइफॉइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रूट फीको ओरल ट्रांसमिशन, राइट, मतलब फीसेस से आपके फीको ओरल ट्रांसमिशन। वेरी सिंपल है ना। तो हम लोग इसको कह सकते हैं फीकल ओरल रूट। अब देखिए, जो लोग कैरियर होते हैं, टाइफॉइड कैरियर्स से बैक्टीरिया उनके फीसेस से, स्टूल से, बॉडी से बाहर गया, और ये कंटामिनेट किसको करेगा, कंटामिनेट्स फूड या वाटर। और इंसान फूड और वाटर कैसे इंजेस्ट करेगा, ओरल रूट से। वी इंजेस्ट दिस कंटामिनेटेड स्टफ ओरली, है ना। और फिर ये आपके जो बैक्टीरिया हैं इंटेस्टीन तक पहुंचेंगे, बैक्टीरिया रीच इंटेस्टीन, और इसके बाद यहीं पे कॉज इन्फ्लेमेशन। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं देयरफॉर नोन एज एंट्रिक फीवर। तो एंट्रिक फीवर आपका ब्रॉड टर्म है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी है। एंटीरॉन मतलब गट,
मतलब गट का फीवर है, राइट, और गट का प्राइमरीली इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है। आगे चल के ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अगर ब्लड में डिस्पर्स हो जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। फिर से देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेसिकली इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, और जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है, और यहाँ पे दो टाइप के स्पेसीज हैं, साल्मोनेला टाइफी, वो आपका टाइफॉइड फीवर कराएगा, और पैराटाइफॉइड कम सीवियर होता है पैराटाइफॉइड, वो आपका साल्मोनेला पैराटाइफी ए एन बी से। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बैक्टीरिया से एक वायरस है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट है। तो टाइफॉइड कैरियर्स जो होते हैं वो सेड करते रहते हैं इन बैक्टीरिया को अपने स्टूल्स में। तो अगर ये कहीं पे भी हम लोग मान लीजिए बाहर का कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं और वहां पे उसको प्रिपेयर किया गया है कंटामिनेटेड वाटर से, तो कुल मिला के अगर कंटामिनेटेड वाटर डायरेक्ट पी लें या उससे एसोसिएटेड कोई भी हम लोग फूड का इंटेक करें, तो उससे ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन तक जाएगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, फिर कैसे ब्लड तक पहुंचेगा और क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ये सब बाद में देखेंगे। जब भी किसी डिजीज की बात करते हैं तो हम लोग एक टर्म की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया और कब से फीवर आने लगा। यहाँ पे जो जनरल सिम्टम स्टार्ट होगा वो फीवर से ही होगा, तो कब से फीवर आने लगा, इसी को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड आपका 10 to 14 डेज होता है। एक लाइन लिख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, आईपी, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पहुंचा, बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, उसके बाद कितने दिन में आपको सिम्टम आने लगे। किस चीज के सिम्टम, हम लोग टाइफॉइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो सिम्टम आता है ज्यादातर पहला सिम्टम फीवर होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड अगर टाइफॉइड की बात करें तो हम लोग कहते हैं 10 to 14 डेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो करीब 2 हफ्ता लग जाता है ना। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड आपका 10 to 14 डेज है। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कैरियर की बात की है, तो कुछ लोग टाइफॉइड के कैरियर होते हैं, ठीक है, ये कैरी करते हैं इस बैक्टीरिया को। कहाँ पे कैरी करते हैं, इनके गॉल ब्लैडर में रिसाइड करता है, गॉल ब्लैडर में छुप के बैठ जाता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, और बीच बीच में सेड होता रहता है। क्योंकि क्लिनिकली ऐसे लोगों को डिजीज नहीं होती है, क्लिनिकली ये लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, तो ये उनकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करता है और गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे इंटेस्टीन में रिलीज होगा, इंटेस्टीन से स्टूल में रिलीज होगा, और ये कंटामिनेट करते रहते हैं चीजों को। खासकर अगर ये लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड हैंडलर्स हैं, तो ये लोग ज्यादा फैला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग टाइफॉइड कैरियर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइफॉइड कैरियर्स, दे डू नॉट सफर फ्रॉम क्लिनिकल डिजीज। डिजीज से सफर कर लेते तो आप इनको टाइफॉइड की ड्रग दे देते और ये बैक्टीरिया बिल्कुल क्लियर हो जाता। ये आपके मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहते हैं, मोस्टली रिमेन, अपनी अपनी इम्यूनिटी है, अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है, मोस्टली रिमेन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है वो रिजर्वायर का काम करता है, तो इनसे बैक्टीरिया फुली क्लियर नहीं होता, कभी धीरे धीरे क्लियर करते रहते हैं और बैक्टीरिया ग्रो भी करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, बैक्टीरिया कभी भी कंप्लीटली बॉडी से वाइप आउट नहीं होता है। तो इनका जो गॉल ब्लैडर होता है, देयर गॉल ब्लैडर सर्व्स एज रिजर्वायर्स, है ना, मतलब स्टोर करता रहता है, रिजर्वायर फॉर साल्मोनेला। और यहाँ से गॉल ब्लैडर से ये लोग रिलीज करेंगे इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से ये आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टूल में, इंटेस्टीन में रिलीज होते रहते हैं बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया इन स्टूल्स, और फिर इससे आगे चल के कंटामिनेशन होगा। अब देखिए ये
दिखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन हम लोग बार बार गॉल ब्लैडर को हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम समझ जाएं, हम जान पाए कि कोई कैरियर स्टेट का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी ड्रग दें जो गॉल ब्लैडर या जो लीवर से एक्सक्रीट हो, गॉल ब्लैडर से होते हुए जाए, और इन जो रिजर्वायर स्टेट में आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें किल करें। है ना, जो आपके ड्रग्स होते हैं वो दो मैकेनिज्म से बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं या मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ लीवर के थ्रू आपके बाइल जूस में, मतलब बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, कुछ का रीनल होता है। तो वही ड्रग आपके रिजर्वायर स्टेट को ठीक कर सकते हैं जिनका लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन हो। लीवर के थ्रू कोई भी चीज एक्सक्रीट होगी तो जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर के पास जाएगी, फिर गॉल ब्लैडर में जो बैक्टीरिया होंगे उनको किल करते हुए वो ड्रग बाहर निकल जाएगी। है ना। चलिए, ये इतना बिल्कुल बेसिक रहा कि कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या आपका पॉजिटिव एजेंट है, और किस तरीके से ये फैलता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस बस 2-4 लाइन में लिख लेते हैं, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आइए पैथोजेनेसिस की बात करें। पैथोजेनेसिस, कैसे ये पैथोजन गया और कैसे ये डिजीज करेगा। तो हम लोग यही कहते हैं, बैक्टीरिया इन कंटामिनेटेड फूड वाटर, कहीं पे भी कौन सा बैक्टीरिया है, लिख लेते हैं साल्मोनेला टाइफी। पैराटाइफी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग साल्मोनेला टाइफी को लेके चल रहे हैं। तो अगर फूड और वाटर में है तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये आपका पहुंचा रीचेस, बैक्टीरिया रीचेस इंटेस्टीन। इंटेस्टीन में पहुंचने के बाद इन्होंने दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की। जहां पे भी बैक्टीरिया जाएगा वहां पे बॉडी उससे रिएक्ट करेगी, है ना। तो बैक्टीरिया विल बिहेव लाइक एन एंटीजन, उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, राइट। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पे टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस वगैरह होगा। है ना। तो कभी कभी ये दो तरीके से प्रेजेंट करता है। इंटेस्टीन में गया तो उसके बाद डिवाइड्स इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, divides in intestinal mucosa, और अपना नंबर बढ़ा लेगा और फिर डीपर स्ट्रक्चर्स में भी जाने लगेगा, म्यूकोसा। यहाँ से हम लोग एक चीज ये कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, और यहाँ पे रीचेस, पेयर्स, पैचेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे पेयर्स पैचेस क्या होता है। जैसे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं बाहर, उसी टाइप से जो आपका इंटेस्टाइन का लिम्फोइड टिश्यू होता है वो आपका पेयर्स पैचेस होते हैं। लिख लेते हैं, दैट इज लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसकी वजह से फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। अभी एक डायग्राम भी बनाएंगे। ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि यहाँ पे आपका डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या हो गया, एपिथेलियम एंड म्यूकोसा। इसके बाद आगे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज, जिसकी वजह से may lead to necrosis, may lead to necrosis of intestine, may lead to necrosis of intestine। अगर इंटेस्टीन की नेक्रोसिस हो जाएगी तो आगे चल के हो सकता है इंटेस्टीन रप्चर कर जाए, है ना। एक तरीके से पेन एब्डोमेन तो होगा ही, एक्यूट एब्डोमेन जैसा ये प्रेजेंट करे कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो और आपके इंटेस्टाइन परफोरेट कर जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आगे चल के। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन में हैपन। अगर इंटेस्टाइन परफोरेट हो गई तो इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर निकल जाएंगे, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, बाइल जूस है, और आपका
इंटेस्टाइनल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है। यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम्स होंगे, बाइल वगैरह होगा, HCl होगा, जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के लिए टॉक्सिक होगा, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाती है ना, may lead to पेरिटोनाइटिस। अब ये पेरिटोनाइटिस आपकी और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये आपका एक तरीके से मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी है। तो टाइफॉइड इतनी सिंपल चीज नहीं है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता फीवर आएगा और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के हम लोगों को साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल फीचर पढ़ना है, तो इसी पैथोजेनेसिस से रिलेट करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेयर्स पैचेस हैं, ये आपकी इंटेस्टीन है इस तरीके से, और यहाँ पे इंटेस्टीन की मैं वॉल बना दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। ये इंटेस्टीन का ल्यूमेन है, स्पेस है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं पेयर्स पैचेस को ब्लैक से बनाऊं, मान लीजिए लिम्फोइड टिश्यू है ना, इसको हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू या पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टीन दैट इज पेयर्स पैचेस। अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और इसका भी इन्फ्लेमेशन हो गया, बड़े बड़े पेयर्स पैचेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से ल्यूमेन आपका नैरो हो जाएगा। ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो फूड नीचे कैसे जाएगा, मान लीजिए यहाँ से फूड आ रहा था तो नीचे नहीं आ पाएगा, इसी वजह से ये आपके थोड़ा बहुत आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा प्रेजेंट करते हैं। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फूड को पास होने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो लोग टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट मिलता है, पेन एब्डोमेन मिलेगा, कभी डायरिया मिलेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, लेकिन ये फिनोमेना आपको ज्यादा मिलता है। पेयर्स पैचेस आपके इन्फ्लेम्ड होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्टूल मुश्किल से पास करेगा पेशेंट। इसीलिए जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है फीवर के अलावा, वो ऐसे पेशेंट में होता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, लिख लेते हैं। देयरफॉर कॉन्स्टिपेशन है ना, मतलब स्टूल रुक रुक के पास होंगे, पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल्स। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है म्यूकोसा का और पेयर्स पैचेस का भी, तो जाहिर सी बात है पेन एब्डोमेन होगा, पेशेंट को एब्डोमेन में काफी दर्द होगा, मतलब इंटेस्टीन आपकी इन्फ्लेम्ड है तो फीवर वगैरह तो आएगा ही, बॉडी में इन्फेक्शन होगा। उसके अलावा जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से कुछ लोकल साइन एंड सिम्टम आएंगे, तो यहाँ से आप लोग रियलाइज कर सकते हो पेन एब्डोमेन आएगा। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप से, माइल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। इतना कुछ हो रहा है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है, इतना इन्फ्लेमेशन हो रहा है। जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे पर्टिकुलरली सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो सिक्रीशंस कहाँ के बढ़ रहे हैं, इंटेस्टीन के सिक्रीशन बढ़ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है आपका बाइल जूस बढ़ जाता है, पैनक्रियाटिक जूस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो काफी कभी कभी लिक्विड पास होता है और ग्रीनिश पास होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डायरिया भी मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं पी सूप स्टूल्स, ठीक है। ग्रीनिश स्टूल्स, लूज स्टूल भी पास कर सकता है, लिख लेते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन intestinal secretions may increase leading to क्या, लूज स्टूल्स। बिल्कुल हो सकते हैं, सिक्रीशंस ज्यादा होंगे तो लूज स्टूल्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिकली रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिकली जो आपके स्टूल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पी सूप स्टूल्स। आप लोगों ने पी सूप देखा होगा, पी सूप स्टूल्स। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लूज एंड ग्रीनिश इन कलर, बिकॉज लूज एंड greenish in color।
बस इतनी ही पैथोफिजियोलॉजी मुझे पढ़ानी थी, और इससे आगे चल के सारे साइन एंड सिम्टम्स, और आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस भी, मान लो किसी का बॉवल परफोरेट हो गया है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेन एब्डोमेन हो गया, सब कुछ आप इतने से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो काम भर के क्लिनिकल फीचर्स हम लोग इसी पैथोजेनेसिस से डिराइव कर लेंगे। आइए फिर से देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी है बताने के लिए, तो वंस वी आर डन विद पैथोजेनेसिस हम लोग उस पे आएंगे। तो पैथोजेनेसिस की बात किया जाए तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में गया। जब हम लोग ओरल रूट से कोई भी चीज इंजेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके इंटेस्टीन तक पहुंचेगा। इंटेस्टीन तक ये पहुंचा, और ये इंटेस्टिनल एपिथेलियम और म्यूकोसा को इन्वेड करेगा। अब अगर और डीप चला गया, मतलब पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस का मतलब है लिम्फोइड टिश्यू, जैसे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, उसी तरीके से बॉवेल का भी अपना लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो लोकल इन्फेक्शन से फाइट करता है। लेकिन इसने क्या किया, लिम्फेटिक को भी इन्वेड कर लिया, और वहां पे भी डिवाइड कर रहा है, और वहां पे भी इन्फ्लेमेशन करा रहा है। यहाँ इन्फ्लेमेशन कराने से आप देख पा रहे होगे इंटेस्टीन का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा प्रेजेंट करेगा। तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ प्रेजेंट करेगा तो ये आपका पेशेंट पेन बता सकता है, और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। म्यूकोसा का इतना इन्फ्लेमेशन हुआ कि वहां पे टिश्यू डैमेज होने लगा, और ये डैमेज आपका बढ़ता गया। आपका पूरी तरीके से ट्रांसम्यूरल ऑल लेयर ऑफ इंटेस्टीन इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से वहां सेल्यूलर डैमेज हुआ, इंटेस्टिनल सेल का डैमेज हुआ, और आगे चल के सारे लेयर्स आपके डैमेज हो गए, और इंटेस्टीन फट गई, परफोरेट कर गई, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल कंटेंट आपके बाहर निकलने लगे। पेशेंट में फ्लूइड लॉस होगा, शॉक में जा सकता है। पेरिटोनियम के लिए काफी चीजें टॉक्सिक होती हैं जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होती हैं। तो आगे चल के पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन होगा, हम लोग कहते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियन इन्फ्लेमेशन। आप लोगों को पता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज पेरिटोनियल कैविटी। कभी कभी वहां पे वाटर भर जाता है तो हम लोग कहते हैं एसाइटिस हो गया है पेशेंट को। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी टफ था। जब यहाँ पे इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होता है तो इंटेस्टाइनल जूसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूल में ये वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे लूज स्टूल भी हो सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग टाइफॉइड पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। हम लोग कहते हैं डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स, है ना। मोस्टली आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, और कभी कभी आपका इंटेस्टाइनल सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है वाटर ही सिक्रीट होता होगा, तो इसकी वजह से स्टूल्स लूज होंगे। तो लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं, अक्सर इन्हीं को फैंसी नाम दे देते हैं पी सूप स्टूल्स, क्योंकि ये लूज और ग्रीनिश इन कलर होते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। जितना कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसी से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत आज टाइफॉइड पढ़ा हुआ है, इतने से ही हम लोग क्लिनिकल फीचर एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं। क्लिनिकल फीचर में हम लोग कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो डॉक्टर देखते हैं वो साइन होता है, जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम होते हैं उसके। आइए देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंट्रिक फीवर। जानबूझ के एंट्रिक फीवर वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड दोनों हम लोग इसमें समझ सकें। साइन एंड सिम्टम्स, डॉक्टर देखेंगे तो साइन होगा, पेशेंट खुद बता रहा होगा तो सिम्टम है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंप्लेन साइन भी हो सिम्टम भी हो, ठीक है, जैसे फीवर है। यहाँ पे बहुत ही पेक्यूलियर चीजें आने वाली हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। आइए देखते हैं। सबसे पहला साइन अगर हम लोग बात करें तो फीवर ले लेते हैं। फीवर, फीवर तो होना ही था, है ना। इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बैक्टीरिया बॉडी में गया और फिर वो एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा।
यहाँ पे बहुत पेक्यूलियर चीज है फीवर के रिलेशन में। पहली पेक्यूलियर चीज ये है, जो फीवर होगा वो नॉर्मल नहीं होगा अगर वो पैरासीटामोल नहीं खाएगा। फीवर को हम लोग कहते हैं रोज दिनों दिन बढ़ेगा, स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर। अब स्टेप लैडर क्या है? स्टेप लैडर आप समझते ही हो। आज फीवर इतना आया, मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, कल ये बढ़ गया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगले दिन और बढ़ गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बढ़ गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज स्टेप लैडर फीवर। धीरे धीरे फीवर आपका बढ़ता ही रहता है। फर्स्ट वीक में फीवर आपका ग्रेजुअली राइज होता रहता है। वी कॉल इट स्टेप लैडर फीवर। चलिए ठीक है, स्टेप लैडर फीवर हो गया, इतना सब लोग समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं इस फीवर के साथ एक और पेक्यूलियर चीज है। स्टेप लैडर मतलब आपका जो टेम्परेचर होगा वो डेली अप होता जाएगा, है ना? अ स्टेप लाइक डेली इंक्रीज इन फीवर, दैट इज अ स्टेप लाइक डेली इंक्रीज इन फीवर। मुझे नहीं लगता इस स्टेप लैडर को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं। फीवर के साथ लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, चलिए इसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का ये मतलब है, ब्रेडिकार्डिया नहीं हुआ है, आगे एक टर्म लिखा हुआ है रिलेटिव, ठीक है? अगर हम लोग नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें एक एडल्ट की, तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है 60 to 90, या और सेफर साइड में ले लेते हैं 60 to 100 पर मिनट। अगर यही हार्ट रेट आपका 60 से कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया है। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट। अगर यही हार्ट रेट आपका 100 से ज्यादा है तो हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया। इरेगुलर हो जाता है तो एरिथमिया कहते हैं उसी को। मतलब यहाँ पे फास्ट हार्ट रेट, ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 90 होता है एक्चुअली, ठीक है? लेकिन ठीक है, हम लोग सेफर साइड पे लेके 60 to 100 है। तो अगर किसी का हार्ट रेट बिलो 60 है तभी हम लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया है। हार्ट रेट किसी का मोर देन 100 है तो हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। इसका मतलब ही दिस इज समथिंग डिफरेंट। रिलेटिव किसके? फीवर के रिलेशन में। तो हम लोग ये कहते हैं कि बॉडी फिजियोलॉजी फीवर से कुछ रिएक्ट करती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को फीवर होता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ऊपर गया, फीवर का तो सिंपल सा यही मतलब है। इसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है, ठीक है? आपका फीवर मतलब बीएमआर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है? अब अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फीवर बढ़ा तो इसका मतलब है आपका हार्ट रेट बेस लाइन से 10 बीट पर मिनट इंक्रीज करेगा। मतलब हार्ट रेट आपका 10 इंक्रीज करेगा। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी का बढ़ा तो हार्ट रेट आपका 20 बीट पर मिनट उसके नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब पर डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर होगा तो 10 हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। जैसे मान लो मेरा टेम्परेचर अभी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मेरा हार्ट रेट मान लो 100 चल रहा है। अगर मेरा टेम्परेचर बॉडी का 100 हो जाता है, मतलब 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट 110 नॉर्मल होगा। फिर अगर मेरा टेम्परेचर हो जाता है 103 तो हार्ट रेट हमारा 130 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पर डिग्री rise in temperature, heart rate should rise by 10 beat per minute। इसी को कहते हैं नोन एज लीबर मीस्टर रूल। इसी को कहा जाता है नोन एज लीबर मीस्टर रूल। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोगों को या किसी को फीवर होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड राइज इन हार्ट रेट होता है, मतलब टैकीकार्डिया होता है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे फीवर बढ़ेगा और हार्ट रेट कम होगा, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में लेता हूँ, किसी का टेम्परेचर अभी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉट फीवर, ये नॉर्मल है। 100 या 100 से ऊपर फीवर होता है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इस पर्सन का जो हार्ट रेट है ये 80 पर मिनट है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री बढ़ा देते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनका हार्ट रेट हो जाना चाहिए 90 पर मिनट। और 1 डिग्री बढ़ा देते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनका हार्ट रेट हो जाना चाहिए 100 पर मिनट। ये आपका नॉर्मल है, एज पर कैसा नॉर्मल, एज पर लीबर मीस्टर रूल, है ना। एग्जाम्पल 2 लेते हैं जो कि कुछ गड़बड़ है, देखिएगा क्या गड़बड़ है इसमें। एग्जाम्पल 2, इन केस ऑफ टाइफॉइड, इन केस ऑफ टाइफॉइड, मैंने क्या कहा, इसी से डायग्नोज कर लोगे, कोई जरूरत नहीं विडाल टेस्ट वगैरह कराने का। यहाँ पे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो हम लोगों ने देख लिया है, हार्ट रेट आपका कम हो। लेकिन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है, ये अभी देखते हैं। यहाँ पे अब आप लोग देखिए, अगर मैं कहूँ किसी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टाइफॉइड वाले पर्सन का 99 है, इसका हार्ट रेट 80 पर मिनट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, हार्ट रेट हुआ 85 पर मिनट। होना कितना चाहिए था, 100 पर मिनट होना चाहिए था। तो यहाँ पे चलिए 101 कर लीजिए, आपका हार्ट रेट हो गया 90 पर मिनट। यही आपका है, जितना हार्ट रेट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हार्ट रेट increases only by 5 beat per minute, कितना, इंस्टेड ऑफ 10। तो हम लोग अगर किसी टाइफॉइड के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो टेम्परेचर के साथ अगर केवल उसका हार्ट रेट रिलेट कर लें, तो भी हम लोग कुछ हद तक फिगर आउट कर सकते हैं कि इसको टाइफॉइड ही है, मलेरिया नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, बॉडी में एब्सेस नहीं है, डेंगी नहीं है। इट मे बी अ केस ऑफ टाइफॉइड फीवर सिंपली बाय एग्जामिनिंग पेशेंट्स हार्ट रेट एंड कंपेयरिंग इट विद आपका फीवर। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट कम नहीं हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही ऐसे फीवर होते हैं जैसे टाइफॉइड, ब्रूसेलोसिस, 2-4 और होते हैं जिनमें ये फिनोमेना मिलता है। ठीक है, तो ये आपके डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे देख लेते हैं लेक्चर खत्म करने से पहले। हम लोग बहुत देर से पैथोजेनेसिस वगैरह यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे दो चीज हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक तो पेन एब्डोमेन, दूसरा हम लोग कॉन्स्टिपेशन, तीसरा हम लोग वाटरी स्टूल मतलब डायरिया। तो यहाँ पे जो दूसरी मेन कंप्लेन होती है उसको हम लोग कहते हैं पेन एब्डोमेन। सेकेंड चीफ कंप्लेन जो होती है आपके पेशेंट की, पेन एब्डोमेन। अगर आप ऐसे इंसान का पेट पेट टच करोगे, पैल्पेट करोगे, तो उसको पेन होगा, हम कहते हैं एब्डोमिनल टेंडरनेस प्रेजेंट। तो पेन एब्डोमेन तो होगा ही, है ना, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइन। अब आप लोगों ने देख लिया था पेन एब्डोमेन के साथ दो चीजें और होंगी, एंड ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। जब हम लोग ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट की बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को डायरिया हो गया, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए, मतलब नॉर्मल से ऑल्टर कर जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। देख लेते हैं इसको भी। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट को भी हम लोग दो पार्ट में ले लेते हैं। ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है। मोस्ट कॉमनली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हार्ड स्टूल्स हो पहली बात, और लेस देन 3 स्टूल्स कब तक, पर वीक, एक हफ्ते में केवल
3 या 3 से कम टाइम वो स्टूल करे, लेस देन 3 टाइम्स पर। और क्यों होगा ये? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। लिख लेते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। हम लोगों ने देखा था जो इंटेस्टाइन का लिम्फोइड टिश्यू होता है उनको हम लोग पेयर्स पैचेस कहते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपका सम टाइम्स आपका डायरिया होता है। डायरिया कब कहते हैं हम लोग किसी को? दिन भर में 3 बार से ज्यादा स्टूल हो और लूज हो, है ना, लूज स्टूल्स। और यहाँ पे पर वीक था, यहाँ पे मोर देन 3 स्टूल्स पर डे। दिन भर में 3 बार से ज्यादा स्टूल हो और लूज या वाटरी इनकंसिस्टेंसी हो। और यहाँ पे हम लोग किस टाइप का बात बताते थे इसी को? पी सूप, पी सूप स्टूल्स, है ना, जिसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? लूज एंड ग्रीनिश, लूज एंड ग्रीनिश स्टूल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है इन्फ्लेमेशन की वजह से सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जब भी टाइफाइड के पेशेंट को हम लोग इवेलुएट करते हैं तो ये एक तो चेंज इन बॉवेल हैबिट, पेन, एब्डोमेन, फीवर, सब में आपका बड़ा ही टिपिकल पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह देते हैं देयर इज पेन एब्डोमेन along with altered bowel habits and fever। फीवर कैसा होता है आपका? स्टेप लैडर फीवर होता है। ये तो पहली चीज हम लोगों ने देख ली थी, स्टेप लैडर फीवर। सेकेंड चीज हम लोगों ने देख लिया था रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ये दोनों डायग्नोसिस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इतना ही क्लिनिकल फीचर नहीं है, और भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनको देख के या पेशेंट को एग्जामिन करके या उसकी बात सुन के, हिस्ट्री लेके आप लोग बता सकते हैं कि टाइफाइड है कि कोई और फीवर है, जिसकी बात